Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 10 of class 11th political science, and the name of his book is political theory. So let us start, and the name of chapter is development. बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये कवर अप करेंगे कि विकास से क्या उसके परिणाम है, क्या उसके फायदे हैं और विकास कैसे होता है. So let us see. Introduction. डेवलपमेंट कॉन्वेज द आइडिया ऑफ इम्प्रूवमेंट प्रोग्रेस. फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा क्लास फर्स्ट में है, अब वो सेकंड क्लास में आ रहा है तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है. तो क्या हुआ? इम्प्रूवमेंट हुआ, प्रोग्रेस. वेलबींग एंड एन एस्पिरेशन फॉर अ बेटर लाइफ. और जब भी व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है उसका जीवन क्या होता है? बेहतर होता है. Through its notion of development, a society articulates what constitutes its vision for the society as a whole and how best to achieve it. और सोसाइटी भी ये मतलब देखती है कि कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है ताकि सबका विकास किया जा सके एज अ होल. अब देखिए, डेवलपमेंट एक मैक्रो कंसेप्ट है, ये इंडिविजुअल से भी बिलोंग कर सकता है तो हम उसको माइक्रो बोलेंगे उस टाइम, और जब एट अ सोसाइटी पे होगा, एग्रीगेट होगा, तो हम उसको मैक्रो कंसेप्ट बोलेंगे. In narrow sense, the term development refers to more limited goals such as increasing the rate of economic growth, modernizing the society. अगर आप विकास का कंसेप्ट छोटे संदर्भ में समझोगे तो विकास को हम कह सकते हैं कि भाई देश की तरक्की, आर्थिक विकास, उसको हम डेवलपमेंट कह सकते हैं, या सोसाइटी मॉडर्न हो रही है उसको हम कह सकते हैं. पर जब हम इसको डेवलपमेंट को ब्रॉड सेंस में समझते हैं तो हम उसको एग्रीगेट पे लेते हैं, टोटल पे लेते हैं. The model of development which have been adopted in different countries have become the subject of debate and criticism, and alternative models have been put forward. अब देखिए, विकास भी क्या होता है, हर देश अपने हिसाब से करता है, ठीक है, और हर देश के लिए विकास भी अलग है, हर व्यक्ति के लिए भी विकास अलग है. हर एक व्यक्ति कह रहा है कि उसको उसका विकास खेलने से होगा, पर दूसरा व्यक्ति उसको रिटेलिएट कर रहा है कि नहीं भाई, तू खेल मत, तू पढ़, तेरा विकास पढ़ने से होगा. तो कहने का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट वेरीज करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और कंट्रीज टू कंट्रीज. द चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट. The concept of development gained importance after the second half of the 20th century when a large number of countries in Asia and Africa gained political independence. 1950 की अगर हम बात करेंगे तो, या 1950 तक आते आते जब एशिया या अफ्रीका के बहुत सारे देश आज़ाद हो रहे थे, इवन हम भी थे उसमें, 1947 में हम आज़ाद हुए थे. तो जब देश आजाद हुए तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि अब अपने देश का डेवलपमेंट करना कैसे है, या अपने देश को आगे बढ़ाना कैसे है. In the 1950s and 1960s, when most countries of the Asia and Africa had achieved independence from colonial rule, the most urgent task in front of them was to solve the pressing problems of. अब देखो, जो भी देश हाल फिलहाल में आजाद हुआ है, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कुछ समस्याएं होंगी, जैसे पुअर्टी हमारे यहाँ भी थी, गरीबी, माल न्यूट्रिशनमेंट, गरीबी तो हमारे यहाँ आज भी है, 270 मिलियन लोग बिलो पुअर्टी लाइन है हमारे यहाँ. अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी एंड द लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, जैसे घर, बिजली, पानी, ये सब चीजें, दैट अ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन फेस्ड. तो जब एक देश आजाद होता है तो उस देश के सामने ये सब चैलेंजेस होते हैं. इन सब चैलेंजेस से उस देश को ओवरकम करना है, उससे बाहर आना है. तो वो कैसे आएगा? जब वो विकास करेगा. द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट हैज अंडरग्रोन मैनी चेंजेस ओवर द ईयर. और देखो, विकास के आयाम भी क्या होते जा रहे हैं? बदलते जा रहे हैं. हर व्यक्ति का विकास क्या है? अलग है. आज अगर आप देश का विकास देखोगे तो जनरली इससे कंपैरिजन किया जाता है कि उस देश के पास आर्सेनल्स कितने हैं, मिसाइल्स कितनी है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स कितने हैं, बिल्डिंग्स कितनी हैं, ये सब चीजें. तो विकास के आयाम बदल रहे हैं. In the initial years, the focus was on catching up the West in term of economic growth. तो जब देश आजाद हुए, मैं भारत की अगर आपको बात करूं तो अगर जब भारत जैसे देश आजाद हुए एशिया में या अफ्रीकन कंट्रीज में, तो इनके सामने सबसे पहले इन्होंने ये सोचा कि वी शुड ट्राई टू ग्रो लाइक वेस्ट. वेस्ट मीन टू से कि कैपिटलिज्म की तरह हम ग्रो करें, ताकि हमारी सोसाइटी भी ग्रो, मॉडर्नाइज हो और हमारा देश भी तरक्की करे. पर आप एक बात याद रखिएगा, इंडिया ने कैपिटलिज्म को पूरी तरह सपोर्ट नहीं किया उस वक्त, क्योंकि आप जानते हैं हमने मिक्स्ड व्यवस्था को अपनाया था 1991 तक, जब तक हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं लाए थे. डेवलपिंग कंट्रीज अडोप्ट गोल्स लाइक फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ. जो देश विकासशील है, विकासशील देश हमारे जैसे देश, भारत जैसा देश,
तो इनका मेन टारगेट होता है इंडिया जैसे देशों का कि इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से हो। और वो कैसे होगी? इंडस्ट्रियलाइजेशन लगेगा। अब एक बात याद रखना, जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उतना ज्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट होगा, उतना ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन भी होगा, धरती पे दबाव भी बढ़ेगा, ये भी याद रखना आप। तो ग्रोथ अपने साथ, ग्रोथ किसके जरिए आएगी? इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है? कि खेतों में पेस्टिसाइड यूज करो, फर्टिलाइजर यूज करो, मशीनें यूज करो। अब उससे प्रोडक्शन तो ज्यादा होगा, देश तो तरक्की करेगा, डेवलपमेंट तो होगा, पर क्या वो हेल्दी फूड होगा? और वो सॉयल फर्टिलिटी जिसका नुकसान हो रहा है, वो चीज भी हमें ध्यान रखनी है। एंड एक्सटेंडेड एंड मॉडर्नाइजिंग एजुकेशन, एजुकेशन को भी क्या करना है? मॉडर्नाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, इन द बिगनिंग हमारे यहाँ शुरुआत में व्यक्ति रिलीजियस नॉलेज इनटेक करने की कोशिश करता था, पर आज आप देखो वी हैव सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ कोर्सेज इन वेरियस एस्पेक्ट्स। तो हर व्यक्ति का विकास भी क्या है? अलग है, और एजुकेशन भी मॉडर्नाइज हो रही है। इन इंडिया अ सीरीज ऑफ 5 ईयर प्लान चलाए गए थे। भारत का पहला 5 ईयर प्लान 1951 में चला था, 1956 तक। टोटल 12 5 ईयर प्लान चले, और 12वें का टाइम पीरियड था 2012 से लेकर 17 तक। 17 में हमने अपने यहाँ 5 ईयर प्लान खत्म कर दिए थे। याद रखना, 12 5 ईयर प्लान चले थे। तो इंडिया ने 1951 में 5 ईयर प्लान चलाए। अच्छा, एक बात और याद रखना, 1950 में हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन भी बना था, ठीक है, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी बनी थी 1952 में, उसको भी याद रखना। प्लानिंग कमीशन का नाम 2016 में बदल के नीति आयोग कर दिया था, इसको गवर्नमेंट का थिंक टैंक भी कहा जाता है। तो 5 ईयर प्लान चलाए। जैसे पहला 5 ईयर प्लान पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, और यही वो 5 ईयर प्लान था जिसमें टारगेट ग्रोथ जितना टारगेट किया गया था उससे डबल हुआ। दूसरा इंडस्ट्री पे था, तीसरा रैपिड इंडस्ट्री, इस तरह फर्दर थे। पर मेन आप एक शब्द याद रखना हर 5 ईयर प्लान में, जेम्स, GEMS। जी का मतलब ग्रोथ, ई का मतलब इक्विटी, एम का मतलब मॉडर्नाइजेशन, और एस का मतलब जेम्स में हमारा क्या आ जाता है? स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देश का, या सोशल डेवलपमेंट भी आप कह सकते हैं। तो 5 ईयर प्लान फॉर डेवलपमेंट वर मेड स्टार्टिंग फ्रॉम द 1950 से शुरू हुए, एंड दीज इंक्लूड अ नंबर ऑफ मेगा प्रोजेक्ट्स भी लगाए गए इन 5 ईयर प्लान के दौरान। भागरा नागल डैम बनाया गया, या स्टील प्लांट लगाया गया, ठीक है ना, और माइनिंग, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, इंप्रूविंग एग्रीकल्चर टेक्निक्स, दीज आर द मेजर वर्क्स विच गवर्नमेंट हैव डन थ्रू 5 ईयर प्लान्स। और दीज आर वेरी नेसेसरी बिकॉज वी नो दैट अवर लार्ज number of population involved in the primary sector, so it is our duty or very necessary to us to make development of the primary sector, so that the large population, near about 48.9% population, may get the better life. न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IITs बनाए गए ताकि हमारे यहाँ अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स हों और देश तरक्की करे। वर सेटअप एंड कोलैबोरेशन विद एडवांस कंट्रीज इन ऑर्डर टू हैव एक्सेस टू देयर नॉलेज बिकम अ टॉप प्रायोरिटी। और गवर्नमेंट की मेन कोशिश रही कि हम अच्छी से अच्छी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व मतलब दूसरे देशों से लें। अब मैं आपको इस पे मैं बताऊं, चाइना ने यहाँ पे क्या किया था, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर नाम से एक पॉलिसी चलाई थी, जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट ने, उस टाइम माओ का था शासन वहां पे, जियोडेंग माओ, तो उन्होंने कहा अपने देश के प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को कि आप दूसरे देश में जाओ, सीख कर आओ, और वहां से सीखने के बाद आने के बाद अपने देश का विकास करो। पर जनरली आप इंडिया के केस में जानते ही हैं क्या होता है, यहाँ से पढ़ते हैं और फिर विदेशों में भी। एक रफ डाटा ये भी है कि 20 करोड़ प्रोडक्टिव इंडियंस दूसरे देशों में सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर हम एक अनुमान लगाएं कि अगर वो अपने ही देश में आके मेहनत करें तो ये देश देखो कितनी तरक्की पे जा सकता है। पर इस देश के सामने भी अपने चैलेंजेस हैं, जैसे हंगर, स्टारवेशन, पुअर्टी, करप्शन, एंड इवन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा। तो वो सब चैलेंजेस हमारे देश के सामने भी है, पर वी आर ट्राइंग टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। तो ये याद रखना, IITs या IIMs ये सब सरकार या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बेसिकली इसीलिए बनाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन दी जा सके और डेवलपमेंट किया जा सके। क्योंकि जितनी प्रोडक्टिव कैपिटल एक देश के पास होगी उतना ही ज्यादा वो देश क्या करेगा, तरक्की करेगा। क्रिटिसिज्म ऑफ डेवलपमेंट मॉडल, अब इसका क्रिटिसिज्म तो होता ही है। देखो मैंने आपको बताया एक चीज के पॉजिटिव फैक्टर हैं तो उसके साथ साथ नेगेटिव फैक्टर भी हैं। Critic of development have pointed out that the kind of development models which have been adopted in many countries has proved very costly for the developing countries. देखो डेवलप्ड जो देश होते हैं, जो विकसित देश है, अमेरिका, कनाडा, रशिया, चाइना, ये सब देश,
ये देश तो, या फ्रांस, ये सब देश तो तरक्की कर जाते हैं, पर चैलेंजेस किसके सामने बढ़ जाते हैं? डेवलपिंग देशों के सामने। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड देश फिर क्या करते हैं, इंटेंशनली कह लो या नॉन इंटेंशनली कह लो, डेवलपिंग देशों का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो, चाइना हर साल कितने लाख करोड़ का माल हमारे देश में डंप करता है, अब भरता है। आप देखो बाजार में हर जगह चाइना का माल बिक रहा है। तो डेवलपिंग देशों के सामने चैलेंजेस बढ़ जाते हैं जब भी डेवलप्ड देश और ज्यादा डेवलप होने की कोशिश करते हैं। सामाजिक कॉस्ट क्या है विकास की? वही लोगों की हेल्थ या ये सब चीजें। दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हैज आल्सो हैड हाई सोशल कॉस्ट। अब समाज को तो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव, अगर कोई डैम बनाना है तो लोगों को वहां से खाली करना पड़ेगा, उस जगह से इतनी बड़ी जमीन को हमें उसमें देना पड़ेगा पानी के लिए, डैम बनाने के लिए। तो लोगों का क्या हुआ? सोशल कॉस्ट तो लोगों ने पे करी। कहीं पे इंडस्ट्री लग रही, वो पोल्यूशन कर रही है, जो आसपास वो वेस्ट मटेरियल थ्रो आउट कर रही है, फेंक रही है, तो उसके सोसाइटी प्रभाव किस पे पड़ रहा है? लोगों पे पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज और अदर प्रोजेक्ट्स। देखिए विकास जरूरी है आपका, मैं मान रहा हूँ, हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज्यादा है, विकास करना पड़ेगा अगर इस जनसंख्या को सस्टेन करना है, खिलाना है। पर दूसरा चैलेंज हमें ये भी देखना है कि वो उस विकास के बदले कॉस्ट क्या हमें पे करनी पड़ रही है। मीन टू से कि सोसाइटी को क्या कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। आप दिल्ली जैसे शहरों में देखिए, एयर क्वालिटी क्या है? मोस्ट स्वेयर, बिल्कुल बेकार। तो दीज आर द चैलेंजेस जो डेवलपमेंट अपने साथ लेकर आते हैं। डिस्प्लेसमेंट, अब देखो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम तो इस जमीन पर, ये जमीन है मान लो, इस पर हम तो हाईवे बनाएंगे। ठीक है भाई, गवर्नमेंट ने कह दिया हाईवे बनेंगे, पर एक बार सोचो कि वो किसान कहाँ जाएंगे जिनकी जमीनें इस हाईवे में गई, या जिनके घर मतलब कि तोड़े गए। कोई भी हाईवे बनता है, मान लो रोड चौड़ा करना है, तो रोड के आसपास की जमीन खाली कराई जाती है। तो जो लोग डिस्प्लेस हुए उनका तो जीवन हो गया ना एक तरह से पूरा बर्बाद, में भी वो नई जगह सेटल्ड हो जाए। ठीक है, अब आपका होगा डेवलपमेंट भी जरूरी है, पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सोचना उस पर कि उन लोगों को कैसे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होंगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिजल्ट, अब जब एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होता है तो उसका लाइवलीहुड चला जाता है और उसका जीवन क्या होता है? थोड़ा सा संघर्ष भरा और ज्यादा हो जाता है। जैसे डिस्प्लेस पीपल हैव आल्सो प्रोटेस्टेड अगेन, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, ठीक है ना, विच हैज बीन लीडिंग अ मूवमेंट अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम के जो मतलब बनाने की बात हो रही थी नर्मदा नदी पे, उसके अगेंस्ट में, अपोज में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। आप मेरे को ये बताना कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के मतलब मेन लीडर कौन थे जिन्होंने इसको लीड किया था? द सपोर्टर ऑफ दिस बिग डैम क्लेम इट विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो इस डैम के सपोर्ट में है वो तो कहेंगे कि भाई ये डैम बनना चाहिए क्योंकि ये बिजली ज्यादा बनाएगा। अच्छी बात है, सही बात भी है, पर और दूसरी वो सपोर्टर क्या कहते हैं कि भाई इरिगेशन के लिए पानी मिलेगा और ड्रिंकिंग वाटर भी मिलेगा, और डेजर्ट एरिया जैसे कच्छ और सौराष्ट्र वाले इलाके में भी हम पानी को भेज सकते हैं। ठीक बात है, अब वो जो जमीन जा रही है लोगों की, उनका जीवन भी तो देखना है, क्योंकि एक दो बीघे में तो डैम बनने से रहा, कहीं कहीं 1000 बीघे जमीन जाएगी। तो ये चीज, और देखिए हमारे यहाँ लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है इंडिया के अंदर, क्योंकि हमारा एरिया आप जानते ही हैं 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। मिलियन आप चेक कर लीजिए एक बार 32 लाख किलोमीटर के आसपास बनता है ये, तो वो देख लेना आप एक बार। तो अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, नई नई कॉलोनीज बन रही है, फैक्ट्रीज लग रही हैं, तो लैंड डिग्रेड होती जा रही है और खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, और धरती क्या होती जा रही है? सिकुड़ती जा रही है। मीन टू से कि हम नए नए मेगा प्रोजेक्ट्स ये सब लागू बना रहे हैं। तो डेवलपमेंट अपने साथ एक नेगेटिव फैक्टर भी लेके आता है। अब जो इस डैम के अपोनेंट थे वो क्या कहते हैं? द अपोनेंट ऑफ डैम क्लेम दैट ऑलमोस्ट 1 मिलियन, बताओ 10 लाख लोगों को अपने घर बार छोड़ के, अपनी जमीनें छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ठीक है, आप कहोगे गवर्नमेंट ने उसको पैसा दिया, भाई फंड्स भी तो दिया उसकी जमीन के बदले, पर क्या जिस जगह वो अप्रोच करना चाह रहा है वहां उसको वो सब चीजें मिल पाएंगी जो उसको यहाँ थी उसके पास संसाधन? ये एक सोचने वाली चीज है। एनवायरमेंटल कॉस्ट, अब प्रकृति क्या कॉस्ट चुकाती है? देखिए आप हाईवे बनाइए, गवर्नमेंट बना रही है हाईवे, अच्छी बात है भाई, लोगों के लिए सुविधा, पर जो जमीन या जो एनवायरमेंट को नुकसान हुआ, पेड़ काटे गए, हमें उसे भी सोचना है। एक फैक्ट्री लगी, आप कहोगे लोगों को रोजगार मिला भाई उस इलाके के, दूसरी चीज उस फैक्ट्री का पोल्यूशन, किस पे दबाव पड़ा? धरती पे। तो विकास
का जो नेगेटिव फैक्टर है, जो कॉस्ट असली पे करता है, वो एनवायरनमेंट पे करता है। डेवलपमेंट हैज इंडीड कॉज्ड अ हाई डिग्री ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। जितना ज्यादा विकास करोगे, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगाओगे, उतना ज्यादा प्रकृति को हम लोग क्या पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचेगा, जाहिर सी बात है। अगर जितना हम डेवलपमेंट कम करेंगे, कहने का मतलब अब वही बात आती है कि भाई डेवलपमेंट भी जरूरी है। तो एक अगर मेरी नजर में आप सॉल्यूशन देखेंगे तो पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। कम मांग करने वाले होंगे तो कम धरती का एक्सप्लॉइटेशन होगा। Environmental degradation in many countries and not just the displaced people but also of the population is beginning to feel the consequences। अब मान लो जो लोग फैक्ट्री लगी, जिन लोगों की जमीन गई वो तो चलो गए, अब जो आसपास के लोग थे उन पे तो उस फैक्ट्री का गलत प्रभाव पड़ेगा ना, उस पे पोल्यूशन क्रिएट करेगी वो। तो ये चीज है। इन द लॉन्ग टर्म द इकोलॉजिकल क्राइसिस विल एडवर्सली इफेक्ट ऑल ऑफ अस। और लंबे समय में अगर आप देखोगे पोल्यूशन के इफेक्ट हम सब पे पड़ने ही है। और वो ये थोड़ी है कि भाई फैक्ट्री जिस जगह में लगी वहां के लोगों को वो नुकसान पहुंचाएगी, वो धुआं तो हवा में मिलके कहीं कहीं जाएगा। एयर पोल्यूशन इज ऑलरेडी अ प्रॉब्लम विच डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रिच और पुअर। रिच और गरीब हवा थोड़ी देखती है कि वो अमीर है तो उसके घर ना जाऊं, वो गरीब है उसके घर जाऊं, वो तो भाई सबको इफेक्ट करती है अगर पोल्यूटेड हवा है। इन शॉर्ट टर्म इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज टेंड्स टू इनडिस्क्रिमिनेट। अब यहाँ पे इनडिस्क्रिमिनेट शब्द का मतलब है, देखो फॉर एग्जांपल यूएसए का पर कार्बन एमिशन है 23 टन, इंडिया का है 2.4 टन के आसपास। तो वो धरती का एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा कर रहे हैं और हम तो कम कर रहे हैं। चलो ये भी अच्छी बात है, हम तो फॉलो अप कर रहे हैं। पर इनडिस्क्रिमिनेट यूज वो एक्सप्लॉइटेशन करे जाए और हम धरती को बचाने की कोशिश में लगे हुए, ऐसे तो फिर और चीजें मतलब कि खराब ही होंगी। In short term, indiscriminate use of resources tend to adversely affect the underprivileged more sharply। तो अगर मान लो अमीर व्यक्ति है, उसके पास तो संसाधन है, पैसा है, वो तो सब कुछ प्राकृतिक संसाधन को खरीद लेगा। गरीब व्यक्ति के पास तो पैसा नहीं है। तो धरती का जो असल में अब मेन इफेक्ट किस पे पड़ा, उस गरीब व्यक्ति पे पड़ा। क्यों? क्योंकि उसका जीवन और ज्यादा खराब हो गया। पहले ही उसके हिस्से में जरा से संसाधन आ रहे थे, वो भी अमीर आदमी लेके चला गया पैसे देकर। देखिए मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हूं, पर बस मैं आपको एक वो नजरिया विकसित करना चाह रहा हूं कि आप डेवलपमेंट के दूसरे साइड भी देखें कि जो कॉइन है डेवलपमेंट का, उसके दूसरे साइड क्या चीज है। लॉस ऑफ फॉरेस्ट, फैक्ट्री लगाओगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे या हाईवेज बनाओगे तो जंगल तो कटेंगे, तभी तो आप उस जमीन का यूज कर पाओगे। लॉस ऑफ फॉरेस्ट इफेक्ट द पुअर, गरीब का इस पे बहुत प्रभाव पड़ता है जंगलों का कटना। क्योंकि हमने जनरली देखा है जो ट्राइबल्स लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वो जंगलों पे ही निर्भर होते हैं अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, और जंगल खत्म होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रोजाना 1 लाख पेड़ तो सिर्फ टॉयलेट पेपर की जरूरत पूरा करने के लिए पूरी दुनिया में काटे जाते हैं। ये एक रफ डाटा है। और दुनिया भर के और दूसरे चीजें हैं, लकड़ी के गेट हैं, कुर्सियां, पता नहीं कितना ज्यादा। वो सब तभी तो आता है जब इंसान प्रकृति को एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तभी तो आ रहा है। वो कहेगा भाई टेबल जरूरी है, गेट जरूरी है घर में, ठीक है अच्छी बात है भाई, जरूरी है, विकास चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी। पर ये तो देखोगे वो एनवायरनमेंट ने कॉस्ट क्या पे करी उसकी। आप कहोगे मैंने तो पैसा दिया था, मैंने तो खरीद लिया। ठीक है, हम लोग कागज के नोट दे के खरीद लेते हैं, पर असल में धरती असली कॉस्ट पे करती है। Loss of forest affect the poor who use forest resources for a variety substance need like जो लोग जंगलों से लकड़ी लाते हैं, मेडिसिनियल जो हर्ब्स होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं। ड्राइंग ऑफ रिवर्स सूखते जा रहे हैं या रिवर्स पोल्यूटेड होते जा रहे हैं, ग्राउंड वाटर लेवल घटता जा रहा है। दैट वुमेन हैव टू वॉक, और महिलाओं को आप देखो राजस्थान या महाराष्ट्र वाले इलाके में बहुत दूर जाना पड़ता है, जो मतलब बैकवर्ड एरिया है थोड़े से या हिली एरिया में पानी भरने के लिए। तो मेन कहने का मतलब है कि भाई जितना हम इस धरती का कम एक्सप्लॉइटेशन करेंगे उतना ज्यादा इस धरती के लिए भी बढ़िया है और हमारे लिए भी बढ़िया है। ऐसे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले कंसेप्ट को प्रमोट करना चाहिए, जहां पे प्रेजेंट जनरेशन अपनी जरूरतों को पूरा करेगी बिना सेक्रीफाइस करे फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को। द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इज हैविली डिपेंडेंट ऑन द इंक्रीजिंग यूज ऑफ एनर्जी। अब देखो विकास, फॉर एग्जांपल आप कहोगे कि मेरे को तो भाई वो चाहिए, गाड़ी चाहिए। मान लो आप कह रहे कि आपको बाइक चाहिए और आपका बाइक से डेवलपमेंट होगा, चलिए अच्छी बात है भाई, आपको आसानी रहेगी। पर आप ये देखिए उस बाइक में जो पेट्रोल डल रहा है
वो कहाँ से निकाला गया? धरती से। तो और पेट्रोल स्केयर संसाधन है, कमी है उसकी, पहली चीज। दूसरी चीज, अब वो पेट्रोल जलने के बाद क्या क्रिएट करेगा? पोल्यूशन। तो जितना एक व्यक्ति विकास करता जाएगा उतना ही ज्यादा उसकी एनर्जी की जरूरत भी बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर जीडीपी 8% से ग्रोथ कर रहा है तो एनर्जी को आपको देश के अंदर 12% से बढ़ाना पड़ेगा। ये एक डाटा है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी करंटली जनरेटेड इन द वर्ल्ड इज फॉर्म ऑफ नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल वो संसाधन होते हैं जिन्हें हमने एक बार यूज कर दिया और खत्म। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, कोयला। भारत के अंदर कोयले से 67% बिजली बनती है, 67%। अब वो कोयला धरती से निकाल लिया, खत्म। और जलने के बाद वो कोयला क्या क्रिएट कर रहा? पोल्यूशन। तो आप कहोगे कि भाई बिजली चाहिए, डेवलप बनाओ, पर दूसरा ये भी देखना कि धरती ने क्या कॉस्ट पे करी। तो कहने का मतलब है कि हमें रिन्यूएबल संसाधन जैसे सोलर एनर्जी, विंड, टाइडल, इन सब का उपयोग करना चाहिए। तो जो कोयल, पेट्रोल, इसके रिसोर्सेज हैं खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि इंसानों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, उनके यूज बढ़ते जा रहे हैं। एसेसिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आल्सो हैज पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव है, जीवन बेहतर बनाता है, विकास हमारा बढ़िया है। सम कंट्रीज हैव सम सक्सेस इन इंक्रीजिंग देयर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इवन इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। कुछ देश अपने यहाँ गरीबी कम करने में या डेवलपमेंट अच्छा करने में, देश तरक्की करने में आगे रहे। एक बात याद रखना, जो देश जितना ज्यादा डेवलप्ड होगा, जितना अमीर होगा ना, वो प्रकृति की उतनी ज्यादा बैंड बजा रहा होगा। मैंने आपको अभी वो बताया ना, क्या नाम है ये, पर कैपिटा एम्बिशन। आप अमेरिका का कंपेयर कर लो इंडिया से, तो हम तो उसके कहीं भी नहीं स्टैंड करते, वो इतना ज्यादा पोल्यूशन फैला रहा है। तो ये चीज। बट ओवरऑल इनइक्वालिटीज हैव नॉट बीन सीरियसली रिड्यूस्ड। पर अगर आप देखोगे, हम कहेंगे तो हमने गरीबी कम करी है सब, पर इनइक्वालिटीज नहीं घटी। पुअर्टी आज भी हमारे यहाँ डेवलपिंग देशों में एक प्रॉब्लम है। मैंने अभी आपको रफ डाटा बताया था, 270 मिलियन पीपल हमारे यहाँ बिलो पुअर्टी लाइन है। पुअर्टी लाइन हमारे यहाँ तीन तरीके से तय है। पहली लाइन पुअर्टी की यह है कि भाई 2100 कैलोरी शहर के व्यक्ति के लिए और 2400 कैलोरी गांव के व्यक्ति के लिए, जिसे पर डे में उसके फूड से मिल जाती है, वो गरीब नहीं है। दूसरी हमारे यहाँ ये है कि भाई जो व्यक्ति 816 रुपये महीना कमा लेता है अर्बन में, उस सॉरी रूरल में, वो गरीब नहीं है। 816 रुपये महीना की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर शहर में है तो 1000 रुपये महीना, उसे सरकार ये मानती है कि गरीब नहीं है वो व्यक्ति। 1000 रुपये महीना आप सोचो क्या होता है, 816 रुपये महीना गांव में। अरे भाई फॉर एग्जाम्पल 150 रुपये की रिवाइंड की पैकेट आती है, 816 रुपये महीना, 20 कितने रुपए हो गए? रफ डाटा अगर हम लें, 27-28 रुपये रोज में गुजारे होते हैं। अरे इनसे नीचे हैं वो 270 मिलियन लोग। और तीसरा डाटा वर्ल्ड बैंक की है, $1.92 पर डे। ये 144-43 रुपये करंट रेट से मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो ये तीन आयाम है जिसपे हम गरीबी को मापते हैं अपने यहाँ भारत के अंदर। मैंने आपको ये भी बता दिया। अगर वो और अच्छे से समझना है तो 9th क्लास की वीडियो देख लेना इकोनॉमिक्स में, पुअर्टी एज अ चैलेंज चैप्टर। और 12th क्लास की इंडियन इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में भी आपको चैप्टर नंबर 4th या 5th होगा, देख लेना, पुअर्टी के ऊपर ही है वो भी। उसमें मैंने और अच्छे से गरीबी को समझाया है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन डू नॉट गो टुगेदर। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि भाई देश मान लो 1 किलो तरक्की कर रहा, पर धरती संसाधन आधी किलो बना रही है, तो धरती पे बोझ क्या होता जाएगा? दबाव क्या होगा? बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और रीडिस्ट्रीब्यूशन जब बराबर वे में ना चलें तो बेनिफिट्स आर लाइकली टू कंसर्ड बाय दोज हु आर ऑलरेडी प्रिविलेज। तो फायदा सिर्फ किसे पहुंचता है? अमीर, क्योंकि वो तो खरीद लेगा वो आधी किलो, पर बचे हुए लोग उस दूसरे आधी किलो का इंतजार करते रह जाएंगे। कहने का मतलब है कि प्रिविलेज्ड लोग तो मौज कर लेंगे अगर संसाधन कम भी हैं, क्योंकि उन पे पैसा है, दे कैन बाय। पर जो अंडर प्रिविलेज्ड है, पुअर है, मार्जिनलाइज्ड है, हाउ ही और शी विल बाय द रिसोर्सेज। If development is understood as a process which aims to improve the quality of life of people, it could be argued that measuring of the rate of economic growth alone would be inadequate at the time, misleading indicators of development। तो अगर हम विकास को इस संदर्भ में समझे कि भाई विकास से लोगों का जीवन बेहतर होता है, तो फिर हम विकास के रेट तय करते हैं कि 8% जीडीपी ग्रोथ, आप जानते हो 7%, 7.2 से बढ़ा, इस तरह से हम हर साल मेजर करते हैं। पर आप एक बात सोचो कि मान लो मैं कह रहा हूँ कि भारत ने 7.2% से जीडीपी ग्रोथ करी, पर दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि क्या संसाधनों ने भी 7.2% से ग्रोथ करी? वो तो डिग्रेड हुए हैं बल्कि।
वो तो घट गए हैं क्योंकि डेवलपमेंट के चक्कर में। तो देखिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है हम लोगों के पास विकास के। डेवलपमेंट बिकम अ प्रोसेस डिजाइन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय रूलिंग सेक्शन इन द कंट्री। डेवलपमेंट कौन करता है? जो पैसे वाले लोग हैं वही फैक्ट्रियां लगाते हैं, वही सब चीजें, नए नए आइडियाज। मिडिल क्लास या अंडर प्रिविलेज सेक्शन तो बस रोटी कमाने में ही रह जाता है। तो वो यही कह रहा है कि रूलिंग सेक्शन ही विकास के बारे में सोचता है। हु आल्सो ऑफन बीन द मेजर बेनिफिशियर ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और सबसे ज्यादा फायदा भी, मुनाफा भी किसे पहुंचता है? इन्हीं लोगों को पहुंचता है। वो एग्जाम्पल इंडिया के अंदर अमीर और यार गरीब के हालात आप जानते ही हैं। यहाँ एशिया का लार्जेस्ट स्लम भी हमारे यहाँ ही है, भारत में, धारावी। दिस हैज अंडरस्कोर्ड द नीड टू थिंक ऑफ अल्टरनेटिव वेज। ये 2 बार लिखा गया है तो आप इसको अंडरमाइन कीजिएगा। थिंक ऑफ अल्टरनेटिव वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड परस्यूइंग डेवलपमेंट विच आर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल। तो देखो कहने का मतलब है भाई, विकास उस तरीके से करो जो सस्टेनेबल तरीका हो, आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कुछ संसाधन बच जाए, और इक्विटेबल वे में। ये नहीं कि सिर्फ अमीर का विकास हो गया और गरीब ऐसे ही रह गया ना। अगर हम विकास कर रहे हैं तो भाई अमीर का जीवन बढ़िया हो रहा तो गरीब का भी जीवन बढ़िया हो, ताकि दोनों इक्वल लेवल पे चले। इश्यूज ऑफ राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ जस्टिस एंड डेमोक्रेसी। राइट ऑफ इक्वालिटी याद रखना, आर्टिकल 14 में। फ्रीडम हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 है। आर्टिकल 21 में भी है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल 19 के अंदर आप जानते हैं 6 तरह की आज़ादी है, ठीक है। और आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, 15 प्रोहिबिशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और आर्टिकल 29-30 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दीज आर योर फंडामेंटल राइट्स। 6 तरह के हैं फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है। लोकतंत्र हैव ऑल बीन रेज्ड इन द प्रोसेस। तो अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था या इन सब अधिकारों की बात करते हैं तो ये सही से लागू हो। अब मैंने कह दिया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब आप देखो पुअर के लिए क्या जनरली अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अब आप कहोगे कि वो लोग मेहनत कम करते हैं। अरे भाई, हर आदमी चाहता है कि उसका जीवन बढ़िया हो, वो भी मेहनत कर सकते हैं, पर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो वो ये कह रहा है कि अगर विकास करना है तो इक्वल वे में इन अधिकारों को लागू करो, जो कि सही भी है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई, मेरे घर में एसी है, वही बात फिर आप कहोगे, समझना इसको, मैं कह रहा हूँ कि मेरे घर में एसी है, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसके घर में भी एसी होना चाहिए। ये डेवलपमेंट है। अब नेगेटिव फैक्टर क्या है कि भाई मैं पोल्यूशन क्रिएट कर रहा हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, वो भी क्रिएट करे, ये धरती पे और दबाव बढ़ेगा। तो डेवलपमेंट हमें उस तरीके से करना है कि भाई चीजें भी बच जाएं, संसाधन भी बच जाएं और हमारा जीवन भी बढ़िया हो जाए। Right claims. The benefit of development have been largely concerned by the powerful and the cost of the development model have been borne by the poorest and vulnerable. तो विकास का बेनिफिट तो पहुंचता है ताकतवर लोगों को, जिन पे पैसा है, मनी पावर है, मसल पावर है। और विकास की कोस्ट या नेगेटिव फैक्टर कौन पे करता है? जो पुअर व्यक्ति है या वल्नरेबल सेक्शन है, ठीक है। अब एक फैक्ट्री लगी, वो पेड़ काट रही है, फर्नीचर बना रही है, तो वो उस फैक्ट्री का मालिक तो पैसे कमा रहा है, बढ़िया जीवन जी रहा है, पर वो जो लोग उन जंगलों पे निर्भर थे, उनका जीवन उन्होंने असली कॉस्ट पे करी। सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वेदर ड्यू टू इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, वही ट्राइबल्स लोगों का एग्जांपल, और ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, उनकी जगहें चली जाती हैं, रोड जमीन उनकी चली जाती है, मेगा प्रोजेक्ट डैम्स में वो बेघर हो जाते हैं या सोर्स ऑफ इनकम उनके पास नहीं रहते। वन ऑफ द इशू विच हैज बीन, ये सभी बातें आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखी हैं वर्ड टू वर्ड, यू में चेक फ्रॉम देयर। One of the issue which has been raised is regarding the protection that affected people can claim from the state and the society as a whole. तो ये इशू हम उठा सकते हैं कि भाई जब हम अधिकार बराबर देने की बात कर रहे हैं तो फिर वो व्यक्ति, उसका तो डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो रहा है, मेरा हो ही नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? आवाज उठा सकते हैं कि भाई डेवलपमेंट इक्वल वे में वो करें, ग्रो करें। पर फिर दूसरा चैलेंज ये भी तो है भाई, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, यहाँ फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है आर्टिकल 19 के अंदर। तो जो व्यक्ति जिस प्रोफेशन को चुन के जितनी मर्जी तरक्की करे, हम ये थोड़ी बाइंड करेंगे भाई तूने आज 500 रुपये कमाए, दूसरे ने 400 कमाए, ला अपने 50 रुपये उसको दे दे ताकि दोनों के पास 450 हो जाए। हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, वो भी एक चैलेंज है फिर अपने सामने, इसीलिए अमीर और रहे हैं।
अनादर इशू इज रिगार्डिंग राइट टू नेचुरल रिसोर्सेज। राइट टू नेचुरल रिसोर्सेज, प्रकृति पे सबका हक होना चाहिए। ये नहीं कि अमीर सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का यूज कर रहा, गरीब तक कुछ पहुंच ही नहीं रहा, ऐसा ना हो। राइट टू नेचुरल रिसोर्स, दिस पर्टिकुलरली अप्लाइज टू ट्राइबल्स एंड अब ओरिजिनल कम्युनिटीज। ये ट्राइबल्स कम्युनिटीज या जो और कम्युनिटीज होती हैं, ओरिजिनल हैबिटेंट्स होते हैं, ये वहीं के रहने वाले लोग होते हैं उन इलाकों में, तो इन्हें वहां से डिस्प्लेस ना किया जाए। ये प्रकृति पे निर्भर है, इन्हें प्रकृति मतलब कि प्रकृति को और इनको इनके बीच में छेड़छाड़ ना हो किसी तरीके की। who have a specific way of community life and relationship to the government, तो इन्हें इनका जीवन भी अच्छे से जीने का मौका दिया जाना चाहिए। Negotiating the competing demands of different section of a population as well as achieving a balance between the claims of the present and the future is a task of democracies। और लोकतंत्र के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आज की जनरेशन्स की या आज के लोगों की जरूरतें कैसी पूरी की जाए विदाउट सेक्रीफाइसिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट और ऑन द इंडिविजुअल बिहाफ आई एम सेइंग टू यू टू प्रिजर्व द रिसोर्सेज एंड फॉर टू प्रिजर्व द स्केयर रिसोर्सेज इन कंपेरिजन मोस्टली। तो अगर हम इस प्रकृति को बचा लेंगे तो आने वाला जीवन हमारा भी बढ़िया होगा और कमिंग जनरेशन्स का भी बढ़िया होगा। वरना तो फिर इंसान ही है भाई, हम सब आप जानते हो, यूक्रेन रशिया आपस में एक दूसरे को लड़ रहे हैं, मार रहे हैं। तो इंसान तबाही भी कर सकता है और इंसान ही इस धरती को बेहतर भी बना सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, the distinctions between democracy and dictatorship is that in democracy conflict over resources or different vision of the good life are resolved। लोकतंत्र के अंदर हम इन समस्याओं पे चर्चा करके इन्हें सोल्व कर सकते हैं। और डिक्टेटर तो सुने ही ना भाई, वो तो गोली मार देगा, इतनी देर में कहेगा अच्छा हमारे विरोध करेगा। तो ये भी खुश नसीबी है कि हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हैं और अगर यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है तो वी कैन रेज अवर वॉइस। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना आर्टिकल 19 के पार्ट 1 में, और इवन फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है, फोर्थ पिलर इंडियन भारतीय राज्य व्यवस्था का। Thus, if everyone in a society has a common stake in achieving a better life, then everyone needs to be involved in formulating the plans of development and devising way of implementing them। तो अगर हम ये कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए, तो हर व्यक्ति को ये भी हिस्सा मिलना चाहिए कि जब विकास की पॉलिसीज तय हो रही हो उससे भी चर्चा हो, उसे भी उसमें पार्टिसिपेशन मिले और फिर उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में हर व्यक्ति अपने हिस्से का योगदान बराबर दे और ईमानदारी से दे। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज द राइट ऑफ पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग इज एम्फेसिस्ड। डिसीजन मेकिंग में जैसे हम कहते हैं लोकतंत्र क्या है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता में से। तो लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। आप जानते हैं हमारे यहाँ इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, हम सांसदों को या विधायकों को चुनते हैं, फिर वो लोग हमारे बिहाफ पे पॉलिसीज को बनाते हैं। One of the ways which has been suggested to ensure participation is to allow local decision making bodies। जानते हैं पंचायतों के हमारे यहाँ डेवलपमेंट किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को संवैधानिक दर्जा मिला। बलवंत राय मेहता समिति, ये भी याद रखना। और 2 अक्टूबर 1959 को 1959 को हमारे यहाँ नागौर राजस्थान में पहली पंचायत बनी, ये भी याद रखना आप, ठीक है। और पंचायतों से हमारी कौन सी सूची शेड्यूल जुड़ा हुआ है, शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12, ये भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12 और अच्छे से समझ आ जाएगा। शेड्यूल 8 में तो अपना 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा है, ठीक है। ऑन द वन हैंड देखिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक आपकी दूसरी बुक है, तो मैं आपको कोरिलेट करके चीजें पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा से पॉइंट लंबे कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि पॉइंट सर आप बहुत बड़े लिखते हो या आप नोट्स नहीं देते, मतलब पीडीएफ में। देखिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप समझ रहे हैं और पॉइंट आपको समझ आ गए, उसके बाद खुद लिखिए नोट्स को। जब आप खुद लिखेंगे ना, तो देखिए हमारे टीचर्स ने हमें सिखाया था कि जो व्यक्ति लिख के याद करता है, चीज़ों को लिख के पढ़ता है, उसको वो चीज़ें बहुत लंबे समय तक रहती हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है। तो आप लिख के खुद से करेंगे तो मुझे उम्मीद है आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में भी और जहाँ पे भी आप इस नॉलेज को यूज़ करें।
ऑन द हैंड इट इज आर्ग्यूड दैट पीपल हैव टू बी कंसल्टेड ऑन इश्यूज। तो ये भी कहा जाता है कि जब हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं तो जो चीजें की जा रही हैं, मतलब निर्णय ली जा रहे हैं, जनता से चर्चाएं की जाएं, या कुछ इश्यूज हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस में, तो उन पे चर्चाएं हों। Which most affect them, could it should be possible to reject project which can adversely affect the community। और अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो समुदायों पे बुरा इफेक्ट डालेगा या उनके जीवन को प्रभावित करेगा, तो उस तरह के प्रोजेक्ट्स को हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए। फिर वही बात है, दूसरी चैलेंज फिर वो सामने की, भाई इतनी बड़ी जनसंख्या का विकास कैसे करें। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई जनसंख्या अगर कम होगी तो देश के लिए भी बेहतर है और प्रकृति के लिए भी बेहतर है। A decentralized approach to development make it possible to use various kind of technologies, tradition and modern in a creative manner। तो जो भी प्राकृतिक संसाधन है या टेक्नोलॉजी है उनका सही से उपयोग करें, ये माइंड में रख के करें। देखो प्रकृति हमारी जरूरत तो पूरी कर सकती है पर हमारा लालच नहीं पूरा कर सकती। तो प्रकृति हमें विकास तो दे देगी, पर हम ये सोचें कि बस इस प्रकृति से विकास निकालते ही रहें, तो देखिए फिर प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की एक एब्जॉर्बिव कैपेसिटी है, तो धरती की भी तो एक एब्जॉर्बिव कैपेसिटी है। डेवलपमेंट एंड लाइफ स्टाइल, एन अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वुड आल्सो ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम द हाई कॉस्ट इकोलॉजिकली वेस्टफुल टेक्नोलॉजी ड्राइवन नेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो हम उन टेक्नोलॉजी का यूज करें जिसमें धरती का एक्सप्लॉयटेशन कम हो, तो बढ़िया रहेगा, विकास अच्छा होगा, प्रकृति भी बच जाएगी। ऑल वन लेवल एफर्ट शुड बी मेड टू कंजर्व, और भाई हम सबको एक साथ आना है, अगर इस नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, रिन्यूएबल सोर्स का यूज करना चाहिए और एनर्जी को उतना ही यूज करें जितनी ज़रूरत है, मतलब बिजली का या पेट्रोल को, ये सब। एट अनदर लेवल देर इज आल्सो अ नीड टू स्केल डाउन आवर नीड्स, और देखो ज़रूरतों को भी कम करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे 1 किलोमीटर तक जाना है, बाइक की जगह साइकिल पे चले जाओ। साइकिल पे जाने का फ़ायदा, सेहत भी बढ़िया रहेगी, और बाइक, और दूसरा वो जो पेट्रोल लगता पैसों का, वो पैसे बचे। तीसरा फायदा, वो जो पेट्रोल जलने के बाद बाइक में पोल्यूशन करता, पेट्रोल जब बाइक चलाते हैं तो खर्च होता है ना, जलता है, तो वो पोल्यूशन भी हमने बचा लिया, और हम हेल्थी भी हैं, स्वस्थ भी हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम प्रकृति में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अगर हम बदलें तो हम धरती को भी बचा सकते हैं और आने वाली जनरेशन के लिए भी संसाधनों को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि विकास भी करना है, पर इस तरह करना है कि सस्टेनेबल वे में हो, आने वाली जनरेशन्स की भी ज़रूरतें पूरी हों, और दूसरी चीज़ प्रकृति पे अपने लालच को थोपना नहीं है। तीसरी चीज़, धरती से उतने ही संसाधन निकालने जितना धरती दोबारा से बना पाती है। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट रेफर्स टू द डिज़ायर ऑफ अ बेटर लाइफ। विकास इसलिए किया जाता है ताकि जीवन बढ़िया हो। This is very powerful desire and the hope of improvement is driving force of human action। और विकास होता कब है, जब मानव अपने एक्शंस को या प्रकृति के एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ाता है। The issue that have arisen while pursuing the goals of development reveal that the choice we make have an impact upon others, human being and other species in the world। तो जब हम ये सोचते हैं कि विकास इस तरीके से किया जाएगा, तो एक बात याद रखना, उससे कोई और जरूर प्रभावित होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि भाई 5G नेटवर्क इंडिया के अंदर आना चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, पर आप ये देखिए कि उससे उन पक्षियों को कितना नुकसान होगा जो आसमान में आज़ाद घूमते हैं, उड़ रहे हैं। या फिर आप कहोगे कि भाई हमारे एरिया में एक फैक्ट्री लगनी चाहिए बड़ी, ठीक है, पर आप ये देखिए उस फैक्ट्री से नुकसान कितने लोगों को होगा। तो वो यही कह रहा है आपसे कि विकास भी करिए, साथ में प्रकृति का बैलेंस भी बना के चलिए। तो उम्मीद है गाइस आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, अगर लर्नर्स, अगर किसी भी पॉइंट के द्वारा आपकी कोई भावना हर्ट हुई है तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भी भावना को हर्ट करने की। एनसीईआरटी की बुक में चीज़ें लिखी हैं, बस मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है एक ब्रॉड सेंस में, ताकि आप जब कल को सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स के मेंस लिख रहे हों तो आप इन पॉइंट्स का उपयोग करें, अच्छे अच्छे अपनी सोच को और ब्रॉड वे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप यू विल हैव अ नाइस फ्यूचर। कल से मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम अपनी बुक नंबर 2 शुरू कर देंगे। उसका पहला चैप्टर ये है कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ। ये मैं आपको पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा पढ़ाने की। तो स्टूडेंट्स स्वस्थ रहिए,
खूब मेहनत कीजिए, इस देश को आगे बढ़ाइए। साथ में देश को आगे भी बढ़ाना है, पर प्राकृतिक बैलेंस बना के। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।